मॉडम का पूरा नाम क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉडम। मॉड्यूलेटर, आपका जो मॉडम शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या है? वह यंत्र जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदले। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया था ना कुछ पिछले वीडियोस में कि हमारे द्वारा उत्पन्न की गई जो ध्वनियां हैं वो एनालॉग है। तो एनालॉग बहुत दूर तक नहीं जाती, इसको क्या करते हैं हम? डिजिटल रूप में बदलते हैं ताकि ये बहुत दूर तक संचरण कर सके। तो एनालॉग को डिजिटल में बदलने के लिए ही क्या उपयोग किया जाता है? मॉडेम। ठीक। और डीमॉड्यूलेटर क्या है? ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में पुनः परिवर्तित कर देता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्या करते हैं? पुनः परिवर्तित करते हैं। तो समांतर, ट्रांसमिशन मोड, ये सब चीजें क्या होती हैं? इसको समझने से पूर्व मॉडेम के एक बार ऐसा समझिए कि ये सेंडर है, ये क्या है? रिसीवर है। तो सेंडर से रिसीवर तक तो सूचना मोबाइल या कंप्यूटर्स में अगर एनालॉग सिग्नल द्वारा भेजी जा रही है तो ये सिग्नल्स बहुत दूर तक नहीं जाएंगे, बल्कि क्या हो जाएंगे? वीक। तो इसी एनालॉग सिग्नल को बीच में क्या लगा देते हैं? मॉडेम। ये मॉडेम क्या करता है? उसको डिजिटल में परिवर्तित करके रिसीवर के पास भेज देता है। ओके। और फिर डीमॉड्यूलेटर क्या करता है? उस सिग्नल्स को पुनः कन्वर्ट कर देता है एनालॉग फॉर्म में। आगे है आपका समांतर ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? अब देखिए, समांतर ट्रांसमिशन मोड, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? डेटा क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, ट्रांसमिशन या यहां पर कम्युनिकेशन देख लिया। तो इन सारी चीजों में जब सेंडर और रिसीवर रिस्पॉन्सिबल है तो सेंडर के द्वारा जो फाइल या सूचना भेज जा रही है, कैसे भेज जा रही है? एक साथ पूरी भेज दी जा रही है या थोड़ी थोड़ी करके भेज जा रही है? तो यही चीज समझाने के लिए यहां पर क्या है, सेंडर और रिसीवर के मध्य जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसके लिए दो प्रकार के ट्रांसमिशन है, एक पैरेलल ट्रांसमिशन है, एक सीक्वेंस है। अब इसमें क्या होता है कि सेंडर से रिसीवर तक इस विधि में बाइनरी डेटा के ट्रांसमिशन से पहले डेटा को 0 और 1 के रूप में, जो पूरी बड़ी सी फाइल है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक, इस फाइल को क्या करते हैं? 0 और 1 के रूप में क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। और फिर इस एंड से रिसीवर तक जितने बिट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने बिट होते हैं उतने तारों का उपयोग कर लिया जाता है। 3 4 5 और 6, ये 6 तारे हैं। तो इन 6 के 6 तारों से क्या है? बारी बारी से एक एक बिट भेज दिया जाता है। 1 1 0। देखो यहाँ पर जगह कम है, मैं यहाँ एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ कि यहाँ डेटा ट्रांसमिशन से पहले डेटा को 0 तथा 1 के रूप में n बिटों के समूह में संगठित करके भेज दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे 101 में कुल कितनी बिट्स हैं? 1 2 3 बिट हैं। तो यहाँ पे तारें कितनी उपयोग की गई हैं? 3। यहाँ पे जो उपयोग की गई तारें कितनी हैं? पहली तार, दूसरी तार और तीसरी तार, जिसके द्वारा डेटा का क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर यही तार इतनी ना हो कि कितनी तार होती? 4 तारें होती। तो अगर ये 10 ये होता तो यहाँ पे क्या था? पहले 0 भेजा जाता, यहाँ पे क्या होता? पहले 0 भेजा जाता और तारों की संख्या बढ़ जाती। ओके, आगे चलते हैं। क्रमिक ट्रांसमिशन। क्रमिक ट्रांसमिशन क्या होता है? देखो, क्रमिक का मतलब होता है सीक्वेंस में, ठीक। इसमें बाइनरी डेटा की प्रत्येक बिट को एक दूसरे के अनुसरण करते हुए केवल एक तार के माध्यम से भेजा जाता है। अब तो ये देखो, उसमें क्या था? तार बहुत ज्यादा थी। तार ज्यादा है तो उसकी कॉस्ट, अर्थात उसमें लगने वाली जो लागत है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब उसको कम करने के लिए क्या किया गया? सीक्वेंस। लेकिन उसकी स्पीड जो है क्या है? वो बहुत फास्ट है, लेकिन इसमें स्पीड क्या है? कम हो जाएगी। तो इसमें क्या है? एक सेंडर है, उसके पास कोई फाइल है, उस फाइल को क्या किया गया? बाइनरी के रूप में चेंज कर दिया गया। सपोज 0 1 0 1 1 1 0, ये रिसीवर हैं जिनको सेंडर फाइल भेजने वाला है। तो ये क्या है? कुछ इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। इनको बिटों के रूप में तोड़ लेते हैं,
ब्रेक कर लेते हैं और एक साथ भेजते हैं। लेकिन फर्क यह है कि इसमें केवल एक तार पाई जाती है। तो सबसे पहले जाएगा 0, फिर जाएगा 1, फिर जाएगा 1, फिर जाएगा 1, फिर जाएगा 0, फिर जाएगा 1, ये वाला 1, फिर जाएगा 1, फिर जाएगा क्या 0। तो इसमें सब लाइन से एक साथ जा रहे हैं, ओके। और उसमें क्या था, अलग अलग होके जा रहे थे, बाद में उनको इकट्ठा करना पड़ता था। तो दोनों के अपने लाभ हैं, दोनों के अपने क्या है, नुकसान है, ओके। हम ये नहीं कह सकते कि दोनों में बेस्ट कौन है। आवश्यकता के अनुसार, उपयोग के अनुसार दोनों, both things is best। यहां पे देखिए क्रमिक ट्रांसमिशन मोड कितने प्रकार के होते हैं, 2, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस में क्या है, इसमें डेटा का प्रवाह एक बड़े फ्रेम में बीटों के समूह में होता है जो बिना किसी रिक्त स्थान के प्रवाहित हो सकते हैं। देखो यहाँ पे कोई बड़ा फ्रेम है, मतलब ये तीनों क्या है, एक ही थे, लेकिन सबसे पहले ये वाला भेजा गया, इसको फ्रेम 1 कहते हैं। इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, फ्रेम 1। ये फ्रेम 1 भेजा जा रहा है, उसके बाद फ्रेम 2 भेजा जा रहा है, फिर फ्रेम 3। मतलब पूरा डेटा अगर किसी फ्रेम में मान लो F1, F2, F3, ये बड़ा सा कोई डेटा है और इस डेटा में 01, 01, 01, 01 ऐसे भरे हुए, और उनको टुकड़ों टुकड़ों में क्या बांट लिया गया, F1, F2, F3 ऐसे बांट लिया गया। तो बारी बारी से क्या है, फ्रेम्स, ये बारी बारी से क्या है, फ्रेम्स भेजे जा रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा डेटा एक साथ नहीं, बल्कि फ्रेम के रूप में भेजा जा रहा है। और लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये फ्रेम टुकड़ों में नहीं है, अलग अलग नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं, अखंडित, ओके, जिनका कोई खंड नहीं है। आगे चलते हैं। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड, अब ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड में क्या है, इसमें डेटा का प्रवाह बाइट के रूप में होता है, और बाकी में क्या था, बिट के रूप में है। तो बाइट के रूप में होता है, प्रत्येक बाइट के आरंभ में, इसको बाइट बोला गया, ठीक है। प्रत्येक बाइट के प्रारंभ में एक स्टार्ट बिट, प्रत्येक बाइट के प्रारंभ में एक स्टार्ट बिट लगा दी जाती है, और अंत में क्या लगा दिया जाता है, स्टॉप बिट। अंत में एक या एक से अधिक स्टॉप बिट होती है। इनके बीच का स्थान, इनके बीच में खाली स्थान होता है। यहाँ पे डेटा हो जाता है, यहाँ पे स्टॉप बिट, यहाँ पे स्टार्ट बिट क्यों लगाई गई। सपोज ये आपका फ्रेम 1 है, ये फ्रेम 2 है, ये फ्रेम 3 है, लेकिन इसमें फर्क यह है कि ये तीनों फ्रेम खंडित हैं, अलग अलग हैं। तो एक फ्रेम दूसरे फ्रेम से जुड़ेगा कब, जब ये पता हो कि जोड़ना क्या है। तो पुराना फ्रेम आ रहा है, नया फ्रेम खत्म हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए क्या है, स्टार्ट बिट या स्टॉप बिट लगा दी जाती है। स्टार्ट बिट का मतलब यह है कि अभी फ्रेम आ रहा है, अभी फ्रेम क्या है, बाकी है, और स्टॉप बिट दिखाता है क्या, कि अभी फ्रेम खत्म हो चुकी है, और सारे फ्रेम्स को क्या कर लें, मर्ज कर लें या इकट्ठा कर लें, और एक मीनिंगफुल डेटा निकाल लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। चैप्टर 1 यहीं समाप्त होता है।